नमस्कार। जीआरसी इंस्पायर केमिस्ट्री टेक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 रसायन शास्त्र सेट डी के न्यूमेरिकल्स को हल करते हुए तो आइए जानते हैं। इस प्रकार से पहला प्रश्न सेट डी से सही विकल्प चुनकर लिखें। तो आइए पहले प्रश्न को हल करें। पहला प्रश्न इस प्रकार से संकुल यौगिक CONH3 वोल्टवाइज 5Cl संकुल के बाहर SO4 एवं CONH3 वोल्टवाइज 5SO4 और संकुल के बाहर Cl। तो ये जो उपसहसंयोजी यौगिक है, इसमें किस प्रकार की समावयवता है। तो आइए इसकी समावयवता को देखें। तो ये जो संकुल यौगिक दिया है, इस संकुल यौगिक में आयनन समावयवता है, अर्थात आयनन समावयवता। अब नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 16 मिनट में 75% पूर्ण होती है। 50% पूर्ण होने में लगा समय होगा। 16 मिनट में 75% पूर्ण होती है, 50% पूर्ण होने में लगा समय होगा। तो यह समय होगा 8 मिनट। 8 मिनट इस प्रकार से। नेक्स्ट, निम्नलिखित एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। माल्टोज को अर्थात माल्टेज एंजाइम, तो यहाँ पर हमारा सी वाला ऑप्शन सही रहेगा, माल्टेज। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से सही विकल्प के अंतर्गत एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन की प्रकृति होती है। तो एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन की प्रकृति जो होती है अम्लीय प्रकृति होती है, तो हम ए वाले ऑप्शन को लगाएंगे, अम्लीय प्रकृति। नेक्स्ट प्रश्न, 5 ग्राम NaOH 250 मिलीलीटर विलयन में घुला है। विलयन की मोलरता होगी, तो विलयन की मोलरता होगी 0.5 मोल प्रति लीटर। तो ए वाला ऑप्शन सही रहेगा। अब नेक्स्ट सही विकल्प के अंतर्गत अंतिम प्रश्न इस प्रकार से सेल स्थिरांक की इकाई क्या होगी। तो सेल स्थिरांक की इकाई होगी सेंटीमीटर इनवर्स। सही विकल्प के अंतर्गत हमने सभी बिंदुओं को जाना। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो मेथिलेमीन एथिल एमीन से अधिक क्षारीय होता है, तो यहाँ पर आएगा अधिक क्षारीय होता है। मेथिलेमीन एथिल एमीन से अधिक क्षारीय होता है। हम बड़े प्रश्नों पर भी चर्चा कर चुके हैं पूर्व में। नेक्स्ट प्रश्न, किसी गैस की द्रव में विलेयता हेनरी के नियम द्वारा निर्धारित होती है। तो यहाँ पर आएगा हेनरी। गैसों की द्रव में विलेयता के ऊपर हेनरी ने अपना नियम प्रतिपादित किया। नेक्स्ट, 1 फेराडे आवेश का मान। तो 1 फेराडे बराबर जो होता है 96,500 कूलाम। 96,500 कूलाम। 1 फेराडे का आवेश का मान जो होता है 96,500 कूलाम। अब EDTA एक लिगेंड है, अर्थात इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेटो एक लिगेंड है। तो EDTA सट्टदंतुर लिगेंड है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सट्टदंतुर लिगेंड। EDTA सट्टदंतुर लिगेंड है। अब नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल कहलाता है पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल आएगा। अब नेक्स्ट C6H5COOH प्लस किसके साथ अभिक्रिया करके C6H5CO NH2 प्लस H2O बनाता है। तो यहाँ पर आएगा हाइड्रोजोइक अम्ल N3H। हाइड्रोजोइक अम्ल की प्रेजेंस में क्रिया करके यौगिक बनाएगा C6H5CO NH2। आइए अब हम सत्य असत्य पर चर्चा करते हैं। सत्य असत्य इस प्रकार से, फिनाल को कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहा जाता है। फिनाल को कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहा जाता है। तो यह रहेगा सत्य, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहा जाता है। नेक्स्ट, हफमेन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन बनाए जाते हैं। हफमेन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन बनाए जाते हैं।
तो यह भी सत्य है। सत्य, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, केराटिन एक गोलाकार प्रोटीन है। केराटिन एक गोलाकार प्रोटीन है, तो यह असत्य रहेगा। केराटिन एक रेशेदार प्रोटीन है, तो यह रहेगा असत्य। असत्य, असत्य। केराटिन एक रेशेदार प्रोटीन है। बाल, नाखून, केराटिन इत्यादि रेशेदार प्रोटीन के उदाहरण हैं, तो केराटिन गोलाकार प्रोटीन नहीं है, रेशेदार प्रोटीन है। नेक्स्ट, स्टीफेन अभिक्रिया द्वारा कीटोन बनाए जाते हैं। स्टीफेन अभिक्रिया द्वारा कीटोन बनाए जाते हैं, यह भी असत्य रहेगा। असत्य, असत्य इसलिए क्योंकि स्टीफेन अभिक्रिया द्वारा कीटोन नहीं बनाए जा सकते। प्रश्न इस प्रकार से, स्टीफेन अभिक्रिया द्वारा कीटोन बनाए जाते हैं। असत्य, स्टीफेन अभिक्रिया द्वारा कीटोन नहीं बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, अभिक्रिया की दर की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड है। अभिक्रिया की दर की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड है, तो यह सत्य है। सत्य, अभिक्रिया की दर की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड है। नेक्स्ट प्रश्न, लेंथेनाइट एक्टिनाइट की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं। लेंथेनाइट एक्टिनाइट की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं, तो पहले हम इनकी क्रियाशीलता पर चर्चा कर लेते हैं। तो जो एक्टिनाइट होते हैं +3, +4, +5, +6, +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ये अधिक क्रियाशील होते हैं। तथा एक्टिनाइट जो होते हैं संकुल आयन बनाने की प्रवृत्ति अधिक रखते हैं, और एक्टिनाइट में अक्सो आयन बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। ये अक्सो आयन नहीं बनाते, लेंथेनाइट अक्सो आयन नहीं बनाते, एक्टिनाइट अक्सो आयन बनाते हैं। ये परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या ज़्यादा प्रदर्शित करते हैं, और ये संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति ज़्यादा रखते हैं, अर्थात एक्टिनाइट संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक रखते हैं। तो एक्टिनाइट अधिक क्रियाशील, लेंथेनाइट कम क्रियाशील। प्रश्न इस प्रकार से, लेंथेनाइट एक्टिनाइट की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं, तो नहीं, एक्टिनाइट अधिक क्रियाशील होते हैं, लेंथेनाइट कम क्रियाशील होते हैं, तो हमारा उत्तर रहेगा ये असत्य। असत्य, असत्य। इस प्रकार से हमने सत्य असत्य को जाना। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, सही जोड़ी बनाइए, सुमेलित कीजिए। तो प्रोटीन, केराटिन एक प्रोटीन है, तो पहले का आंसर आएगा केराटिन, अर्थात सी वाला आंसर। विटामिन डी जो है इसका आंसर आएगा रिकेट्स, सेकेंड ये आएगा विटामिन डी, रिकेट्स। डाइजोनियम लवण C6H5N2Cl, डाइएजोनियम क्लोराइड, अर्थात ये डाइजोनियम लवण है, तो ये थर्ड डाइजोनियम लवण। हिंसबर्ग अभिकर्मक C6H5SO2Cl, ये हिंसबर्ग अभिकर्मक। और विटामिन B12, अर्थात विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन, अर्थात कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट साइनोकोबालामिन अर्थात B12 में उपस्थित होता है, तो ये रहेगा कोबाल्ट, अर्थात पांचवा। विटामिन B12 कोबाल्ट, B12 का नाम साइनोकोबालामिन, अर्थात कोबाल्ट इसमें उपस्थित होता है, तो कोबाल्ट। सही जोड़ी बनाइए, इस प्रश्न को हमने जाना। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। फार्मेलिन की परिभाषा। इन सभी प्रश्नों को हम पूर्व में भी जान चुके हैं, परंतु आइए हम संक्षिप्त में फार्मेलिन की परिभाषा को जानें। तो आइए फार्मेलिन किसे कहते हैं, फार्मेलिन की परिभाषा को पुनः जानें। फार्मेलिन क्या होता है, हम पूर्व में भी वीडियो बना चुके हैं, पढ़ चुके हैं, फिर भी आइए फार्मेलिन क्या होता है। तो फार्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है। फार्मेलिन जो होता है फार्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है, जिसमें फार्मेल्डिहाइड की अधिकतम सांद्रता 40% होती है, जिसमें फार्मेल्डिहाइड की अधिकतम सांद्रता जो होती है 40% होती है, और इसका उपयोग मृत जीवों के परिरक्षण में किया जाता है, अर्थात मृत जीवों की बॉडी को प्रिजर्वेशन करने में फार्मेलिन सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। वैसे तो फार्मेल्डिहाइड की सांद्रता को और अधिक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, फार्मेलिन सॉल्यूशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सांद्रता को
40% से ऊपर भी रखा जा सकता है। परंतु यदि हम परिभाषिक तौर पर देखें तो फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन, जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकतम सांद्रता 40% होती है, इसका उपयोग मृत जीवों के परिरक्षण में किया जाता है। फॉर्मेलिन सॉल्यूशन या फॉर्मेलिन विलयन कहलाता है। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। मोललता की परिभाषा। मोललता क्या होता है, इसको भी हम पूर्व में जान चुके हैं। मोललता की परिभाषा तो 1000 ग्राम में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या 1000 ग्राम में। तो पुनः जाने, किसी विलयन की मोललता प्रति 1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या उसकी मोललता कहलाती है। मोललता को स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पुनः जाने, किसी विलयन की मोललता प्रति 1000 ग्राम अर्थात 1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या उसकी मोललता कहलाती है। तो किसी विलयन की मोललता प्रति 1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से है। मोललता के पश्चात तुल्यांकी चालकता की इकाई लिखिए। तुल्यांकी चालकता क्या होती है, इसकी इकाई क्या होती है, हम पूर्व में जान चुके हैं, परंतु आइए हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न के आधार पर पुनः हम इसे जानें। तो तुल्यांकी चालकता की इकाई इस प्रकार से ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम तुल्यांकी इनवर्स। पुनः जाने, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम तुल्यांकी इनवर्स, ये तुल्यांकी चालकता की इकाई है। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों की सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो एफ ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वैसे हम इनको भी डिटेल में जान चुके हैं। एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, लेंथेनाइड एक्टिनाइड क्या होते हैं, जान चुके हैं। तो आइए एफ ब्लॉक के तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें। तो एफ ब्लॉक के तत्वों का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है उप उपांत्य कोष के N-2 के एफ उपकोष में प्रवेश करता है। उप उपांत्य अर्थात ये अंतिम, ये उपांत्य और ये उप उपांत्य कोष के एफ उपकोष में प्रवेश करता है लेंथेनाइडों में। लेंथेनाइड जो होते हैं 4f में और एक्टिनाइड जो होते हैं 5f में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से N-2 F1-14 ये उप उपांत्य कोष, ये उपांत्य कोष N-1 D021 और ये अंतिम NS2। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से होता है N-2 F1-14 N-1 D021 NS2। इस प्रकार से हमने जाना। अब नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से, उप सहसंयोजी यौगिकों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। हम वर्नर के सिद्धांत को हम पढ़ चुके हैं, परंतु आइए हम इस प्रश्न को हल करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो उप सहसंयोजी यौगिकों का सिद्धांत स्विस वैज्ञानिक अल्फ्रेड वर्नर ने 1892 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। हमें सिर्फ वर्नर लिखना है, चाहे तो इतना बड़ा उत्तर लिख सकते हैं। स्विस वैज्ञानिक अल्फ्रेड वर्नर ने 1892 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस प्रकार से हमने न्यूमेरिकल प्रश्न जो पूछे गए इनको हल किया। थैंक यू, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा।